हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो दृष्टि आईएएस की प्रैक्टिस सीरीज आती है, दृष्टि आईएएस की जो प्रैक्टिस सीरीज आती है उससे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एमसीक्यू, और जिसको कि हम सेक्शन वाइज जो है इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे इसके पहले हमने हिस्ट्री के देखे थे। हिस्ट्री के टोटल 100 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 50 क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम लोग इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। और अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, और एनवायरनमेंट के साथ हम लोग साइंस का भी देखेंगे। आगे जो है साइंस का भी देखेंगे, ज्योग्राफी का भी देख लेंगे और पॉलिटी के भी। सारे सब्जेक्ट्स के इसमें 100 एमसीक्यूज हम देखेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अब जैसे कि आपको पता है कि दृष्टि का कोई सेक्शन वाइज जो है टेस्ट सीरीज नहीं आती है। सारी टेस्ट सीरीज में सारे सब्जेक्ट रहते हैं, आपको खुद ही क्वेश्चंस चूज करने पड़ेंगे कि मतलब जिस सब्जेक्ट से आपको करवाने हैं। तो हमने इसमें से अपना जो भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको चयन किया है और वो सब आपके सामने लाया हुआ है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि क्रमवार जो है चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसे करके 1 to 100 तक नहीं मिलेगा। क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। और हमारा पहला स्टेटमेंट है कि जो कछुए होते हैं यानी कि टॉर्टोइस, ये जलीय जीव हैं यानी कि जल में रहते हैं। और दूसरा कह रहे हैं जो कुर्म है ये टर्टल सर्वाहारी होते हैं। तो आपके पास कूट है कि केवल एक सही है, फिर दूसरे में है दोनों सही है, तीसरा है कि एक और दो दोनों सही है, जबकि हमारा चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? तो फर्स्ट जो पहला हमारा कथन है वो इस वजह से रॉन्ग है क्योंकि जो कछुए होते हैं वो जलीय जीव ना होकर के ये स्थलीय जीव होते हैं। तो जो कछुए होते हैं वो स्थलीय जीव होते हैं, जबकि जो आप कुर्म देख रहे हैं यानी कि टर्टल्स, तो जो टर्टल्स होते हैं ये जलीय जीव होते हैं यानी कि ये पानी में रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में एशियाई हाथियों की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। संख्या कहेंगे, जनसंख्या नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, असम, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो हाथियों की जनसंख्या है वो कर्नाटका में है। कर्नाटका और केरला में हमेशा कन्फ्यूजन होता रहता है, लेकिन याद रखिएगा कि कर्नाटका में हाथी सबसे ज़्यादा हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है? निम्नलिखित युग्मों में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। स्टेटमेंट दैट मीन्स कौन सा है जो गलत सुमेल किया गया है। इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो अंगूर की कृषि है क्या वो विटीकल्चर उसको कहा जाता है। दूसरा है हमारा जैतून की कृषि, क्या उसे ओलिवी कल्चर कहते हैं। और तीसरा है कि केचुआ का पालन, सेरीकल्चर। और हमारा चौथा है कि फूलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर। तो आप सभी को पता होगा कि जो केचुआ का पालन है वो सेरीकल्चर नहीं कहलाता है। तो केचुए के पालन को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जो केचुए का पालन है वो वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर ये कहलाता है केचुए का पालन। जबकि जो अंगूर की कृषि है ये एकदम सही है कि ये विटीकल्चर होता है, और जैतून की कृषि ये ओलिवी कल्चर है। इसको तो वैसे भी याद रखा जा सकता है ना, जैतून का जो इंग्लिश होता है वो होता है ऑलिव, और उससे फिर आप देखिए ओलिवी कल्चर। फूलों की कृषि ये देखिए फ्लोरिकल्चर। ये दोनों मतलब आपस में मैच भी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि जो केचुआ पालन है वो सेरीकल्चर ना हो करके वर्मी कल्चर है। वैसे आगे देख लेते हैं, जो सहतूत की कृषि है यानी कि जो सहतूत की कृषि है, लिखते नहीं इसमें चूंकि जगह नहीं है, तो सहतूत की कृषि को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। ये देखिए जो एक सेरीकल्चर है ना, ये सहतूत की कृषि से संबंधित है। और अगर फलों के उत्पादन की बात की जाए तो जो फलों का उत्पादन है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और अगर जो मधुमक्खियां हैं जिनसे हम शहद निकालते हैं उनका पालन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम एपी कल्चर कहते हैं। और जो पौधे हैं, ये बहुत आजकल इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बन रहा है। इवन यही क्वेश्चन बहुत बन रहा है कि बिना
जो है मिट्टी के जो पौधे उगाए जाते हैं, यानी कि पौधों का जो हवा में उगाया जाना वाली अभी ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसको आप देखेंगे कि एरोपोनिक्स कहते हैं। और बिना मिट्टी के केवल पानी में जो उगाया जाता है उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्कृति को आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये दरअसल गलत है। गलत दैट मीन्स कि ये हमारा एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये जो है मानवाधिकार अधिकार, इसको भी छोड़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एनवायरनमेंट से संबंधित है, इसको देखेंगे। और ये पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि विश्व की आधे से अधिक जो सांस लेने योग्य ऑक्सीजन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, महासागर, दूसरा है वन, फिर झील या फिर बादल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महासागर। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? तो ये महासागरों से होती है। और महासागरों में भी किससे होती है? तो महासागरों में आप देखेंगे कि फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं महासागरों में, और जो कि समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। तो यही जो है वो हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको ये पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि आपको बताना है जो हमारे सूर्य भगवान हैं, यानी कि सूर्य देव जो हैं, उनके निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी कि जो सूर्य है अगर उसको कई परतों में हम लोग डिवाइड करें तो आपको बताना है कि सबसे अंदर वाली परत का नाम क्या है, सबसे बाहर वाली परत का नाम क्या है। तो इस तरह से आप इसको बताइए। तो चलिए देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं। ये फिगर बना दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो आप देखिए ये जो सबसे अंदर वाला इसका आप देख रहे हैं पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे? तो सबसे अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। दूसरी जो इसकी सतह है इसको क्या कहा जाता है? तो जो दूसरी सतह है उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। जबकि जो तीसरी परत है इसको हम क्या कहते हैं? तीसरी परत को हम कहते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल कहते हैं तीसरी परत को। और ये जो सबसे बाहरी परत है इसको क्या कहा जाता है? तो बाहरी परत को किरीट कहते हैं। तो जो सबसे बाहरी परत है वो क्या कहलाती है? किरीट कहलाती है। तो सबसे भीतरी परत है क्रोड, उससे बाहर प्रकाश मंडल, उससे बाहर है वर्णमंडल और सबसे बाहरी परत है किरीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप देखिए कि ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन इस बार आपने अगर उत्तर प्रदेश का जो आरओ का एग्जाम हुआ था 7 फरवरी को, उसको आपने दिया होगा या पेपर भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस खूब बनते हैं अनुसंधान वाला। कह रहे हैं काफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चिकमंगलुरु, कुर्ग, कोयम्बटूर या फिर हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चिकमंगलुरु में कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र स्थित है। कुछ और भी अनुसंधान केंद्र हैं जैसे गन्ना, यानी कि जो भारतीय प्रजनन गन्ना संस्थान है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको कोयम्बटूर में मिल जाएगा। जो राष्ट्रीय पौधा संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। और इसके साथ जो कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय है ये कहाँ मिलेगा? तो फरीदाबाद में। अगर भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये करनाल हरियाणा में है। और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल हरियाणा में है, लेकिन अगर पूछ ले कि जो भारत की डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है वो कहाँ है, तो वो गुजरात में आणंद में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे हैं कि यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को निर्धारित करता है। कह रहे हैं कि यह वर्ष 2002 में लागू हुआ। तीसरे में है कि इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है, वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल के 192 पक्षकार हैं। पक्षकार दैट मीन्स साइन करता जो देश है, यानी जिन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यही गलत है। ये जो आप देख रहे हैं 2002 में लागू नहीं हुआ था, तो कब लागू हुआ था आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो है लागू हुआ था कब, 2005 में। तो 16 फरवरी 2005 में ये लागू हुआ था, 2005 में। जबकि स्टार्टिंग में इसको अपनाया कहाँ गया था, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 11 दिसंबर 1997 में, वहीं पे इसको अपना लिया गया था, लेकिन लागू किया गया था आगे चल कर के 16 फरवरी 2005 को। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो ये मतलब अगर बता देंगे तो फिर क्या ही रह जाएगा। ये एक प्रजाति है, आपसे पूछ रहे हैं ये प्रजाति कौन सी है, इसके बारे में बताइए। कह रहे हैं कि कॉमन इंडिया वाटर मॉनिटर के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, और इसे विश्व की सबसे बड़ी छिपकली माना जाता है। और दूसरा, जो हत्था जोड़ी परंपरा है वो भारत में मॉनिटर छिपकलियों के अवैध शिकार और व्यापार से संबंधित है या संबद्ध है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। और ऑप्शन ए है कि केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, तीसरे में है कि एक और दो दोनों सही हैं, चौथे में है कि दोनों ही गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन ए गलत क्यों है, यद्यपि ये छिपकली की ही प्रजाति है जो आप देख रहे हैं कॉमन इंडियन वाटर मॉनिटर, तो ये प्रजाति तो छिपकली की ही है, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी प्रजाति नहीं है छिपकलियों की। सबसे बड़ी कौन सी है ये भी फिर हमें जानना चाहिए। तो सबसे जो बड़ी है उसका नाम है कॉमन इंडियन मॉनिटर नहीं, ये तो दूसरी जो है सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी जो है वो कोमोडो ड्रैगन है, कोमोडो ड्रैगन। जो कोमोडो ड्रैगन प्रजाति है छिपकली की, ये सबसे बड़ी प्रजाति है। जबकि विश्व की दूसरी जो सबसे बड़ी प्रजाति है वो कौन सी है, तो वो है कॉमन इंडिया वाटर मॉनिटर। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या कह रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो कह रहा है कि मरुस्थल बायोम की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं। पहला है कि 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, और दूसरा पत्तियां मांसल होती हैं, तीसरा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट है कि इनकी जो जड़ें हैं वो विकसित नहीं होती हैं। आपको बताना है वो जो कूट दिए गए हैं उसमें सही उत्तर कौन सा है। केवल एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, या फिर सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 2 जो है वो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। आप देखेंगे जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी चली जाती हैं जल की तलाश में। तो आगे देखिए, ये जो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा है ये बात एकदम सही है। मरुस्थलों में जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम ही होती है वर्ष भर में। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो मांसल होती हैं। आपने नागफनी को देखा होगा, जो नागफनी की पत्तियां होती हैं स्टार्टिंग में तो वो पत्तियां ही रहती हैं, लेकिन जल संचय करके रखे इस वजह से धीरे धीरे वो मांसल होती जाती हैं। और इवन कभी कभी तो आपको लगेगा कि जो पत्ती मतलब कि ये तना हो गया है, पत्ती है ही नहीं इसमें। तो ये जो मतलब कि पत्तियां हैं इनका रूपांतरण तने के रूप में हो जाता है। इसके पीछे का केवल यही रीज़न है कि ये लोग जो पानी है उसको स्टोर करके रखते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अभी मैंने कल एक क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछ रहे थे कि जो मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पौधों में वो पत्तियों और तनों के द्वारा होती है। जबकि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से पत्तियों से होता है। तो मुझे अचानक से याद आया कि जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो मतलब कि जल को स्टोर करके रखने के लिए तने के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि पत्तियां और तने दोनों से ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हो। मैंने फिर यही सोच करके वो ऑप्शन टिक कर दिया, फाइनली मेरा वो ऑप्शन सही था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपने प्रीवियस में चीज़ों को पढ़ा है समझा है तो आप उसको कोरिलेट अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि एक और दो जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ और जान लेते हैं। जैसे रेगिस्तानी जो मतलब कि पौधे होते हैं उनके बारे में कुछ और बातें। जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर झाड़ियाँ जो है, जो मतलब कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो झाड़ियों के रूप में पाए जाएंगे। बहुत विशाल विशाल वृक्ष आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। और जो पत्तियाँ होती हैं, एक तो ज़्यादातर में होता है कि जो पत्तियाँ हैं वो रूपांतरित होकर के तने का रूप ले लेती हैं। और अगर किसी मतलब कि झाड़ी में पत्तियाँ आपको मिलेंगी भी तो उनका आकार काफ़ी छोटा होता है। और पत्तियाँ जो हैं ये अपने अंदर जल का भंडारण करती हैं, और यही जल के भंडारण के रूप से मतलब रूप में ही ये धीरे धीरे फिर मांसल यानी कि मुलायम हो जाती हैं। और साथ में
काफ़ी मोटी हो जाती हैं तो लगता है कि जैसे कि ये तना ही है। और कुछ पौधे मतलब आप अगर देखेंगे कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें तने में भी क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो ये मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कृषि से संबंधित है। अब एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में हम लोग एग्रीकल्चर तो पढ़ते ही हैं। आपको एक मतलब की सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, और आपको बताना है कि कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस बहुत पूछता है। चावल में कौन सा रोग लगता है, गन्ने में, चना में और गेहूं में। आगे जो है उकटा, बटुआ नहीं, ब्लास्ट, रतुआ और रेड डॉट लिखा हुआ है। तो इसको मिला लेते हैं। जो चावल है इसमें आप देखेंगे कि ब्लास्ट नामक रोग लग जाता है, गन्ने में तो रेड डॉट, ये वाला कई बार पूछा गया है गन्ने वाला। चना में आप देखेंगे उकठा नामक रोग लग जाता है, जबकि गेहूं में रतुआ नामक रोग लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। यानी कि 2 4 1 3 इज द राइट आंसर। 2 4 1 3 ऑप्शन बी में ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की होती हैं कि पूछ क्या रहा है, सुमेलित है या फिर नहीं है। तो इसमें जो पूछ रहा है वो सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। एक साइड कवक का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उसका प्रकार दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये सही है या नहीं। पहले में दिया हुआ है लाइकेन और आगे लिखा हुआ है कि सहजीवी, दूसरे में दिया है मोरचेला और लिखा हुआ है परजीवी, तीसरे में है पक्सिनिया लिखा हुआ है परजीवी, और जो पेंसिलियम है इसके आगे लिखा हुआ है मृतोपजीवी। तो मैंने तो पहले से ही लिख के रखा हुआ है, टिक लगा हुआ आपको दिख ही रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो मोरचेला है ये परजीवी नहीं है, ये मृतोपजीवी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कुछ एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आपने देखा कि ये सारी जो चीज़ें आपको लिखी हुई दिख रही हैं ये सब कवक ही हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं लाइकेन, मोरचेला, पक्सिनिया और पेनिसिलियम, ये सभी कवक के ही नाम हैं। और एक चीज़ और जानिए, जैसे हम जिसमें विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो कवक का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक पॉइंट और है कि जो कवक होता है इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है, और ये हमारा जो एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो आपको पता ही है कि ये जो कोशिका भित्ति होती है कवकों की ये किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। एक पॉइंट और है कि जो कवक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि वर्णहरित जो है वो नहीं पाया जाता है। पोषक तत्वों के आधार पे आप देखेंगे कि जो कवक हैं उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो वो 3 पार्ट्स में आप देखेंगे सहजीवी है, परजीवी है और मृतोपजीवी है। तो सहजीवी कौन से होते हैं, तो सहजीवी वे कवक होते हैं जो दूसरे पौधों के साथ मिल करके उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि लाइकेन, जो लाइकेन है ये सहजीवी का उदाहरण है, और ये किससे मिल करके बनता है, तो ये शैवाल और कवक का सहजीवन है। तो इसको हमने देखा। आगे देखेंगे कि परजीवी, जो परजीवी होते हैं वो मतलब कि किसी अन्य पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, और इनका उदाहरण क्या होगा, और जिस पे ये निर्भर रहेंगे ना उसको सदैव हानि पहुंचाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ अगर ले रहे हैं तो उसको कोई लाभ देंगे, नहीं, वो हमेशा उनको मतलब हानि ही पहुंचाते रहेंगे। अब जैसे अपने क्या होता है, जैसे सपोज दैट अभी तो नहीं पहले, लेकिन जो बाल में देखेंगे कि जूं पड़ जाती थी, तो जो जूं थी ना वो जो है परजीवी ही थी। वो इंसानों के सर से उनका खून चूसती थी और इंसानों को उससे नुकसान होता था और उनका जो है लाभ होता था। तो वो परजीवी के उदाहरण है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे परजीवी की कुछ अन्य उदाहरण, जैसे पक्सिनिया हो गया, आस्टिलागो हो गया। तो ये सब परजीवी के उदाहरण है। फिर अब देखिए जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है, वो है मृतोपजीवी। और ये मृतोपजीवी के बारे में जानिए। इस प्रकार के जो कवक होते हैं वो अपना भोजन सदैव मतलब कि सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे प्राप्त करते हैं। और इसके उदाहरण कौन से हैं मृतोपजीवी के, और मृतोपजीवी के ही उदाहरण आपको राइजोपस, पेंसिलियम और मोरचेला मिलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मोरचेला के आगे क्या लिखा हुआ है, परजीवी। तो यही इसी वजह से गलत है, जो मोरचेला कवक है वो परजीवी ना होकर के मृतोपजीवी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑटकोलॉजी है वो किससे संबंधित है। आपके पास चार ऑप्शन है, प्रजातियों की विशेष परिस्थिति से, या फिर कई प्रजातियों की पारिस्थितिकी से, या समुदाय की पारिस्थितिकी से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ऑटकोलॉजी है वो प्रजातियों की विशेष पारिस्थितिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो हरित जलवायु कोष है, हाँ, जिसको हम शॉर्ट में GCF भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है COP 14, COP 15, COP 17 और COP 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा COP 16। और ये COP 16 कहाँ हुआ था हमें ये भी जानना चाहिए। तो जो COP 16 है ये 2010 में हुआ था मैक्सिको के कानकुन शहर में। मैक्सिको के कानकुन नामक जो शहर है वहाँ पे हुआ था 2010 में COP 16, और वहीं पे हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई। अभी हाल ही में जो मतलब COP हुए हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इनको देख लेते हैं। जैसे COP 29 कहाँ हुआ था, पहले COP 28 देखेंगे। ये 2023 में हुआ था COP 28, और ये कहाँ हुआ था, तो UAE के जो दुबई शहर है वहाँ पे हुआ। जो COP 29 है वो 2024 में ही हुआ है, और ये कहाँ हुआ है, तो ये बाकू में हुआ है। और ये बाकू क्या है, तो ये अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। यहाँ पे COP 29 का सम्मेलन हुआ है 2024 में। तो ये अभी लेटेस्ट है, इन्हें याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का मामला है। आगे आगे देखिए, ये फिर ये भी जो है COP से ही संबंधित है। तो COP 28 और COP 29 मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन जो प्रीवियस हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कि COP 18 दोहा में हुआ, ठीक है। COP 19 वार्षा में हुआ, और COP जो 20 था वो लीमा में हुआ। लीमा क्या है, तो लीमा जो है वो पेरू की राजधानी है। और चौथा बता रहे हैं कि जो COP 21 है ये मराकेश में हुआ था। तो यही गलत है, जो COP 21 है ये मराकेश में नहीं हुआ था। ये जो है इसको हम लोग COP 21 को पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और ये 2015 में हुआ था। और पेरिस जलवायु सम्मेलन अगर इसका नाम ही है तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था ये। और अभी मैंने आपको एकदम लेटेस्ट वाला बता दिया कि जो COP 28 है ये UAE के दुबई में हुआ, और जो COP 29 है वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। तो याद रखिएगा, COP 18 दोहा में हुआ था, COP 19 वार्षा में हुआ, COP 20 लीमा में हुआ, और COP जो 21 था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको अकेले में ही पूछ लिया जाता है। COP 50 मतलब कि COP 21 या 2015 में जो जलवायु सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। इस टाइप से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता रहता है। तो 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, जिसको हम COP 21 के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है किसी भी तरह से विकिरण की गई जो ऊर्जा है इसके परावर्तित भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रभावी विकिरण, ऑप्शन बी है पार्थिव विकिरण, तीसरा है एल्बिडो, और चौथा है कि नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, टिक पहले से ही लगा हुआ है, ये इसको एल्बिडो कहा जाता है। तो किसी भी सतह से जब मतलब कि परावर्तन करना, कुल मिलाकर के जो उस ऊर्जा है, ऊष्मा आ रही है, उसको परावर्तित कर दिया जाए, वही है वापस करने की ही जो प्रक्रिया है उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, तो जो आइस होती है ना, आइस बेल्ट का जो है ये एल्बिडो सर्वाधिक होता है, क्योंकि एकदम चिकनी सतह होती है, वाइट कलर होता है, इस वजह से इनका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछ लें कि सबसे कम जो है वो एल्बिडो किसका होगा, तो ये कालिख का होगा, यानी कि जो भी काली चीज़ें होंगी इनका जो एल्बिडो होता है वो कम होता है। लेकिन ये कालिख दरअसल जो होती है ये काजल जैसा होता है, या फिर आप देखेंगे कि पहले जो घर होते थे, कच्चे जो मकान होते थे, उनमें जब चूल्हा जलाया जाता था, तो अगर आपने कभी इस चीज़ को देखा होगा, मैंने देखा हुआ है, पहले ये सारी चीज़ें हम देखते थे, तो उसमें जब आप डेली चूल्हा जलाते रहें तो जो छत होती थी वो भी छप्पर, मतलब कि छप्पड़ की ही होती थी, और उसमें घास फूस ही रहता था। तो उसमें जब आप टच करें तो देखें एकदम हाथ ब्लैक सा हो जाता था, तो वही है कालिख। तो सबसे कम अगर एल्बिडो किसी का होता है तो वो कालिख का ही होता है। आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, 11 दिसंबर, 18 दिसंबर, या फिर 25 दिसंबर, या 1 दिसंबर। तो ये तो कंफर्म ही है कि दिसंबर में ही मनाया जाएगा। अब आपको ये बताना है कि कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आप मुझे बताइएगा कि 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है।
आपके पास 4 ऑप्शन है, बायोमास, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, जबकि जो बायोमास और संख्या का पिरामिड होता है ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है, यानी कि रामसर साइट्स या फिर दलदला जो क्षेत्र है उसे हम मतलब कि कहते हैं आर्द्र भूमियाँ। कह रहे हैं कि कौन सा है जो भारत की प्राकृतिक अंतर्देशीय आर्द्र भूमियाँ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, गोखुर झील, बांध बैराज या फिर लवण कुंड यानी कि साल्ट पैन। तो बताइए कि कौन सा उत्तर सही है। केवल एक सही है, 2 और 3 सही है या फिर केवल 1 और 3 या फिर सभी सही हैं। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल जो ऑप्शन ए है गोखुर झील वही सही है। चलिए आर्द्र भूमियों की कुछ इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो जान लेते हैं। जैसे अगर हम आर्द्र भूमियों के वर्गीकरण की बात करें तो जो आर्द्र भूमियाँ हैं अगर हम इनका वर्गीकरण करें, इनका जो वर्गीकरण है अगर हम इन्हें करते हैं तो आप देखेंगे कि इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला है अंतःदेशीय, अंतःस्थलीय कहेंगे, अंतःदेशीय तो दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, अंतःस्थलीय। और दूसरा आप देखिएगा कि तटीय, यानी जो तट के आसपास मिलती हैं, जैसे समुद्र के तट के आसपास जो हैं उन्हें हम तटीय कहते हैं। और दूसरा है अंतःस्थलीय। और इन अंतःस्थलीय और तटीय को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे एक में तो आप देखिए प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित, प्राकृतिक और ह्यूमन मेड। तो यहाँ भी आप देखिए कि जो नेचुरल है और ह्यूमन मेड है। ठीक, तो जो प्राकृत में अगर हम देखेंगे कि अंतःस्थलीय में जो प्राकृतिक आर्द्र भूमियाँ हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेंगी, तो झील मिल जाएंगी, गोखुर झील हो गया, उच्च तुंगता वाली जो आर्द्र भूमियाँ हैं ये सारी चीज़ें, और जो नदीय निर्मित आर्द्र भूमियाँ हैं ये सब आपको नेचुरली यानी कि प्राकृतिक आर्द्र भूमियों में मिलेंगे। अगर मानव निर्मित की बात करें तो जो मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ हैं अंतःस्थलीय में, इसमें आपको रिजर्वॉयर, टैंक, तालाब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम तटीय की बात करें, तटीय में भी प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी बात करें तो इसमें आपको लैगून मिल जाएगा, क्रीक मिल जाएगा, बालू हो गया, बीच हो गया, दलदली मैंग्रोव हो गया और साथ में कोरल रीफ। अगर तटीय में हम ह्यूमन मेड की बात करें यानी कि मानव निर्मित, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको एक्वा कल्चर तालाब मिलेगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हुआ, गोखुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों की खेती, प्रबंधन और अध्ययन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन तक आज देख लेंगे, फिर आगे जो है 2-3 क्लास में पूरा का पूरा 100 तक कर लेंगे। कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सही सुमेलित है, इसको देखिए। एक साइड क्रांति है, दूसरी साइड उसका संबंध किससे है यही बताया गया है। तो इसमें जो दिया है इसको तो हम देखेंगे ही, आगे भी हम देख लेंगे और सी बहुत सारी क्रांतियां हैं, ताकि आज ही आपकी जो क्रांति वाला क्वेश्चन है वो सब सही होने लगे। इस फिर दोबारा कभी कोई सी भी ऐसी क्रांति होगी नहीं जो आपसे पूछी जाए और आपको ना आए। तो स्वर्ण क्रांति कह रहे हैं उर्वरक उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन और जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन। तो भैया सबको पता है कि जो स्वर्ण क्रांति है ये स्वर्ण मतलब कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि जो स्वर्ण क्रांति है ये किससे संबंधित है अभी इसको देखेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि जो रजत उर्वरक उत्पादन है इससे क्या है संबंधित, तो ये रजत क्रांति इससे संबंधित है। यानी कि जो सिल्वर क्रांति है ये इससे, सिल्वर क्यों कहेंगे, इसको भूरी कहेंगे, भूरी दरअसल सॉरी गलती हो गई, रजत तो दूसरा है। तो इसको हम जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ना वो भूरी क्रांति है, वो थोड़ा सा पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया। भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जो ये जो आप स्वर्ण क्रांति देख रहे हैं ना इसको गोल्डन क्रांति भी कहा जाता है। और ये किससे संबंधित है, तो इसमें आप देखेंगे फल हो गया, शहद उत्पादन और बागवानी, यानी कि बागवानी के विकास की बात करें, अगर बागवानी के विकास की अगर हम बात करें तो वो किससे संबंधित है, वो स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। काली क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति ये सब सही मिलाया गया है। गोल क्रांति जो है वो आलू के उत्पादन से है, सही है। आगे देखते हैं जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है और इनसे जो संबंधित व्यक्ति हैं वो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो वर्ल्ड लेवल पे हैं, जबकि जो अपने यहाँ के हैं वो MS स्वामीनाथन जी हैं। अपने भारत देश में जो मतलब कि हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है, तो MS स्वामीनाथन जी हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। आगे देखिए
जो गुलाबी क्रांति है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं। जैसे जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो वो प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है। और इसको चलाने वाले व्यक्ति कौन है, तो दुर्गेश पटेल जी। अगर श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है और वर्गीज कुरियन जो हैं वो इसके मतलब कि प्रणेता रहे हैं। नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है और डॉक्टर अरुण कृष्णनी जो हैं ये इसके प्रणेता रहे। जबकि जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो वो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है और विशाल त्रिपाठी जी जो हैं वो उसके प्रणेता रहे। अगर हम पीली क्रांति की बात करें तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति जो है ये चमड़ा और कोको तथा गैर पारंपरिक उत्पादों से संबंधित है और हीलालाल चौधरी जो हैं वो इसके प्रणेता रहे हैं। अगर हम गोल्डन फाइबर की बात करें तो ये जूट उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति भी ने अभी मैंने आपको बताया। अभी जो मैं गलती से आपको रजत क्रांति की बात कर रही थी उर्वरक को लेकर के ना, दरअसल वो अंडा उत्पादन से संबंधित था। तो जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। ये कई बार पूछा भी गया है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। और इससे संबंधित या इसकी प्रणेता कौन रही हैं, तो माननीय इंदिरा गांधी जी थी। और आगे देखिए जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो कपास के उत्पादन से संबंधित है। अब एक मतलब मोटी बात देखिए, इंदिरा गांधी जी ने अगर कोई क्रांति स्टार्ट की थी तो क्या मोदी जी पीछे रहेंगे, मोदी जी भी बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। इंदिरा गांधी जी ने रजत क्रांति स्टार्ट की तो मोदी जी को भी आया कि ना ना मैं भी करूँगा। और उन्होंने कौन सी क्रांति के वो प्रणेता रहे हैं, तो उन्होंने प्रोटीन क्रांति नामक शब्द गढ़ा है। कौन सा शब्द, प्रोटीन क्रांति। और ये किससे संबंधित है, तो ये कृषि में उच्च उत्पादन यानी कि कृषि में जो उत्पादन है उसको बढ़ाने से संबंधित है। और आगे देखिए जो सदाबहार क्रांति है ये कृषि में समग्र उत्पादन से संबंधित है और इसके भी प्रणेता कौन रहे हैं, MS स्वामीनाथन जी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्रांतियां हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन ओरंग की बात करेंगे तो ये आपको असम में मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी एक प्रकार की प्रजाति है जिसमें पर्यावरणीय रूप से प्रभावित विविधताएं हैं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अस्थायी, आनुवांशिक रूप से नियत या फिर आनुवांशिक रूप से संबंधित नहीं है या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक रूप से नियत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और ये मैंग्रोव से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी कि मैंग्रोव के मामले में दूसरे पोजीशन पे कौन आता है यही आपको बताना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुजरात। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो राज्यों में मैंग्रोव पाया जाता है वो वेस्ट बंगाल में, सेकंड पोजीशन पे आता है अपना गुजरात, तीसरे पोजीशन पे आता है आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि जो यूनियन टेरिटरी है यानी कि जो संघ राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो जो है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अगर ओवरऑल की बात की जाए तो आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। और कितना क्या करेंगे जान के, ये तो पूछा भी नहीं जाता, फिर भी अब हम बोल दिए हैं तो बता ही दे रहे हैं कि 2114 जो वर्ग किलोमीटर है उतने में आपको अंडमान नहीं, वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा क्या, मैंग्रोव। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ फिर से बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, सेकंड पे आता है गुजरात, तीसरे पे आएगा आंध्र प्रदेश। तो 3 लोगों को याद रखिए, बहुत है। और अगर हम देखें कि सब यूनियन टेरिटरी में कहाँ सबसे ज़्यादा आता है तो वो आपको मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम। तो इस बात को याद रखना है कि आप नाइट्रोजन मत खोजने लगिएगा, नाइट्रोजन तो दूसरा मैटर है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है आपको इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा मतलब की मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। आप देख लेते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑर्गन। और कितना परसेंटेज है आर्गन का, तो ये आप देखिएगा कि 0.93% जो है ये आपको वायुमंडल में आर्गन मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन का
मतलब कि सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और कितना है वो है 78%। फिर आप देखेंगे O2 पाई जाती है यानी ऑक्सीजन कितने परसेंट, 21%। और तीसरे पे आपको आर्गन मिलेगा। फिर चौथे पे आप देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंटेज है, तो 0.03% है, कहीं कहीं आपको 0.04% भी मिल जाएगा। अगर हम नियॉन की बात, उसके बाद फिर आपको देखिएगा जलवाष्प की पोजीशन आती है, और जलवाष्प का कितना भाग है, तो 0.05 से 1% तक। नियॉन की अगर हम बात करें तो 0.001% है, हीलियम 0.0005% है, और जो मीथेन है अगर उसको पूछ लें कि मीथेन की कितनी परसेंटेज है, तो 0.00017% आपको हमारे वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आर्गन। अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन मिलता है, सेकेंड पोजीशन पे आता है हमारा ऑक्सीजन। तो आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। अगर किसी भी तरह का, और अगर कहीं आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई मतलब कि आपको मिस्टेक लगती है, तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कैसा सेशन रहा इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उससे मोटिवेशन आता है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि जो सूर्य तप है वो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। बी क्या है, बी कह रहे हैं कि, या मतलब कि जो हमारा रीजन है वो क्या कह रहा है कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, और दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा क्या है कि ए मतलब आर गलत है परंतु ए सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही भी हैं, और जो आर है यानी कि जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। वैसे तो मैंने क्वेश्चंस और बनाए हुए हैं, लेकिन ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्लाइंड ये जो है ब्लाइंड जो है टिलेज है, डिटेल नहीं है। ब्लाइंड टिलेज जो है ये किससे संबंधित है? पूरे खेत की मृदा की इस तरह जुताई कि कोई भी सजीव पौधा शेष न रहे। दूसरा, फसल बुआई या रोपण के बाद की गई जो जुताई है वो, या फिर पिछली फसल के अवशेषों में नई फसल को उगाना, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जब फसल बो दी जाती है या फिर उसकी रुपाई हो जाती है, उसके बाद जो खेतों को जोता जाता है उसी को कहते हैं ब्लाइंड टिलेज। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मैंने और भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना जो है क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं तो उससे जो है रैंकिंग ख़राब हो जाती है वीडियोस की। तो चलिए, ये रहे आज के अपने क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने जो डिटेल में बताया है वो सब आपके काम आएगा। और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो लूसेंट का सीरीज़ है उसके साथ आप ज़रूर जुड़ें। लूसेंट में अभी इस समय हम पॉलिटी कवर करा रहे हैं, और पॉलिटी में भी इसके पहले जो मैंने कवर कराया है वो लोकसभा। तो लोकसभा के जो भी क्वेश्चंस हैं लगभग वो आपसे बन जाएंगे। जो भी लूसेंट पॉलिटी में दिया है वो तो मैंने कराया ही है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने ऐड किए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें। पॉलिटी में हम यहाँ पे करा ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो लूसेंट की हिस्ट्री है वो ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुकी है। तो इन सब क्लासेस के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।